नमस्कार, मैं मनदीप कुमार आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सॉल्व पेपर 2018 अग्निवीर वायु साइंस सब्जेक्ट की हम बात करेंगे। इसमें फिजिक्स का जो पेपर 1 है 2018 का वो डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो पार्ट 2 यहाँ स्टार्ट करेंगे। बट पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारी बुक्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ स्क्रीन पे हमने 3 बुक्स दिखाई हुई है आपको। इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट प्रैक्टिस पेपर विद सॉल्यूशन ऑफ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। 52 पेपर्स इसमें से दिए हुए हैं। ये जो पेपर हमने लिया है और उसका सॉल्यूशन है ये कंप्लीट इस बुक में दिया हुआ है। उसी तरीके से फिजिक्स एयरफोर्स एक्सग्रुप रिक्रूटमेंट एग्जाम विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस में रिक्रूटमेंट टेस्ट, ये दोनों बुक्स भी आप रेफर कर सकते हैं थ्योरी और न्यूमेरिकल्स के लिए। तो इन तीनों बुक्स में हमने जो क्वेश्चंस और थ्योरी जो कंपाइल की है वो उसी तरीके से की है कि इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आप इन तीनों बुक्स को कर लेते हैं तो ये मान लीजिए कि बहुत अच्छा पेपर आप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 2018 का पेपर 1 का पार्ट 2। देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन। द डिवाइस विच कन्वर्ट्स लो वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट टू हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड। ये इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: डायोड, एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर और वैन डायग्राफ जनरेटर। देखिए डायोड जो होता है ये काम आता है कि जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, फुल वेव रेक्टिफायर होता है, उसमें काम आता है और भी काफ़ी चीज़ों में आता है। तो ये एक लो वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट को हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट नहीं करता है। और एसी जनरेटर, ये एसी को जनरेट करने के काम आता है। एसी जनरेटर, वैन डायग्राफ जनरेटर जो होता है ये हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करने के काम आता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो लो वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट को हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट में बदलती है। देखिए ट्रांसफार्मर क्या करता है, दो तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं। एक तरीके का ट्रांसफार्मर होता है स्टेप अप और एक तरीके का जो होता है ये होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है कि जो लो वोल्टेज है इसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, हाई वोल्टेज। और ये क्या होता है स्टेप डाउन, ये हाई वोल्टेज को, ये होता है हाई वोल्टेज, उसको ये लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। तो दैट इज़ द डिफरेंस, ये डिफरेंस है 2 तरीके के ट्रांसफार्मर। अब यहाँ जो क्वेश्चन पूछा हुआ ये सिंपल है कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कौन करेगा, तो वो करेगा ट्रांसफार्मर। अच्छा देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन सोडियम मेटल इज 5000 एंगस्ट्रॉम देन फाइंड इट्स वर्क फंक्शन। तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड है। वर्क फंक्शन जो होता है ये दिया जाता है W और ये होता है H न्यू नॉट। और ये न्यू नॉट जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो ये होता है H। न्यू नॉट जो होता है ये होता है C बाई लैम्डा नॉट। तो H जो है दैट इज 6.62 इंटू 10⁻⁻⁻19 सॉरी -34 और जो C है दैट इज 3 इंटू 10⁻8 और डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट जो दिया हुआ है ये दिया हुआ 5000 एंगस्ट्रॉम। इसको ऐसा ही यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻10 आ जाएगा। देखिए जब इस पूरे पार्ट को सॉल्व करेंगे
जब इस पूरी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो ये जो आएगा आंसर, ये आएगा 4 × 10⁻⁻19। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, कैलकुलेशन है जो मैं कर नहीं रहा हूँ, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, लेकिन इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है। तो इस तरीके से जो आप इसको कर सकते हैं। थ्रू विच मोड ऑफ वेव प्रोपगेशन आर द रेडियो वेव सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। रेडियो वेव्स को अगर सॉल्व करना हो तो किस तरीके से भेजा जाता है। देखिए, रेडियो वेव्स ग्राउंड वेव के थ्रू भी भेजी जाती है, स्काई वेव के थ्रू भी भेजी जाती है और स्पेस वेव के थ्रू भी भेजी जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑल ऑफ द अबोव। ऑल ऑफ द अबोव इज द करेक्ट ऑप्शन। तीनों तरीके से रेडियो वेव जो है ये भेजी जाती है। व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखिए, मैं इसको निकाल के बता देता हूँ कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। जैसे मान लीजिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है म्यू, ये होता है फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, इसका डायमेंशन, और डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी डिवाइडेड बाई लेंथ, इसका डायमेंशन। तो ये डायमेंशन फार्मूला जो होता है ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। फोर्स जो है ये होता है m1 L1 T-2, जो एरिया होता है ये होता है L2, और जो वेलोसिटी है इसकी डायमेंशन होती है L1 T-1, और जो ये नीचे की लेंथ है जो इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ये आ जाता है L1। तो देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है ये आ जाता है म्यू, और यहाँ से आ जाता है m1, L1 से L1 को मैं कैंसिल कर देता हूँ, L2 ऊपर जाएगा तो L-1 हो जाएगा, T-2 से T-1 कटेगा तो ये T-1 आ जाएगा। तो एक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, इसका डायमेंशन आ जाता है m1 L-1 T-1। तो जो करेक्ट ऑप्शन हमको दिख रहा है ये है ए। तो इस तरीके से आप ऑप्शन को निकाल सकते हैं। व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जानने से पहले मैं आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का बता देता हूँ। ये क्या होता है, ये होता है फोर्स दैट इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। फोर्स के अब डायमेंशन की बात करेंगे तो ये फोर्स की डायमेंशन आ गई, ये आ गई G की डायमेंशन, और ये m1 की डायमेंशन, m2 की डायमेंशन, और डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इसकी डायमेंशन। तो फोर्स की डायमेंशन हम लिखते हैं यहाँ पे, फोर्स की डायमेंशन है m1 L1 T-2, और ये G की डायमेंशन हम G लिखते हैं, जो मास है वो हम लिखते हैं m, दूसरा मास भी हम लिखते हैं m, और नीचे लिखते हैं L2। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से ये आ गया m1 L1 T-2 मल्टीप्लाइड बाई L2 और डिवाइडेड बाई m2। तो ये डायमेंशन हमारे पास निकल के आती है ग्रेविटेशनल की, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है m-1 L3 और T-2। तो ये डायमेंशन हमारे पास निकल के आती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये सही नज़र आ रहा है, तो ये जो इसका आंसर है ये है ए। Two balls are dropped from height h and 2h respectively. What will be the ratio of time taken by the balls to reach the ground? देखिए, दो बॉल्स है, एक जो है इस तरीके से है, दो बॉल्स है, एक जो है h हाइट से गिराई जाती है और एक 2h हाइट से गिराई जाती है। और यहाँ से क्या होता है कि जब वो ज़मीन पे पहुँचती है तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टाइम टेकन। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है ये t1 है और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो t2 है। तो मैं इक्वेशन लगा देता हूँ, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से फर्स्ट के केस में तो ये हो गई h, जो ड्रॉप किया है। देखिए, ड्रॉप का मतलब होता है कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, जो इनिशियल वेलोसिटी दोनों के केस में है, आप चाहे u2 लीजिए चाहे u1 लीजिए, जो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। तो मैं फर्स्ट के केस में लगाता हूँ, तो जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो h की है, और ये तो हो गया 0, और यहाँ पे आ गया हाफ एक्सेलरेशन है g, और यहाँ पे टाइम टेकन जो है वो आ गया t1 स्क्वायर। तो ये h बराबर आ गया यहाँ से हाफ g t1 स्क्वायर। उसी तरीके से सेकंड केस में जो हाइट है वो है 2h और जो टाइम टेकन है वो है t2, तो ये आ जाएगा 2h दैट इज इक्वल टू हाफ g t2 स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देता हूँ इक्वेशन 2 से, तो यहाँ से आता है h डिवाइडेड बाई 2h, और यहाँ पे आता है हाफ
GT1 स्क्वायर, और यहाँ पे आता है हाफ GT2 स्क्वायर। ये जो रेशियो है यहाँ पे आ जाता है 1/2, दैट इज इक्वल टू T1/T2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाता है 1/√2, दैट इज इक्वल टू T1/T2। तो यहाँ से जो रेशियो ऑफ टाइम टेकन है ये आ जाता है 1:√2। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। देखिए, व्हेन ए स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर द एनर्जी स्टोर्ड इज 100 जूल। मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे मान लीजिए एक स्प्रिंग है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, और इसको क्या है, हमने कि समथिंग स्ट्रेच कर दिया 2 सेंटीमीटर से। तो इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है मैं कह देता हूँ E1 है, वो कितनी हो गई, दैट इज इक्वल टू हाफ K मल्टीप्लाइड बाई x1 स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर। तो यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 2K। अब इसको जो है स्ट्रेच फर्दर बाई 2 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे तो था ही और यहाँ तक स्ट्रेच कर दिया, 4 सेंटीमीटर तक इसको स्ट्रेच कर दिया। अब 4 सेंटीमीटर तक जब इसको स्ट्रेच कर दिया तो एनर्जी हो जाएगी E2, दैट इज इक्वल टू हाफ K मल्टीप्लाइड बाई 4 स्क्वायर। अब 4 स्क्वायर आ जाएगा 8K, 8K आ गया यहाँ से। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो E2 जो है ये आ गया यहाँ से 4 मल्टीप्लाइड बाई 2K, तो यहाँ से आ गया 4 मल्टीप्लाइड बाई E1, तो यहाँ से आ गया E2, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ E1। यानी कि जो बाद की जो एनर्जी है वो पहले की जो एनर्जी है उसका 4 गुना हो जाएगी। अब पहले की जो एनर्जी है E1 ये किसके बराबर है, ये बराबर है 100 जूल। तो यहाँ पे आ गया 100, तो ये आ गया E2, दैट इज इक्वल टू 400 जूल। ये 400 जूल की जो एनर्जी है ये सेकंड एनर्जी है। तो अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अब हमको समझना पड़ेगा कि क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि इट्स एनर्जी इंक्रीजेस बाई, इंक्रीजेस बाई का मतलब है कि मेरे को कितनी देखना है कि कितनी इंक्रीज हुई, कितनी इंक्रीज हुई। ये इंक्रीज हुई है E2 माइनस ऑफ E1, यानी कि 400 जूल तो बाद में थी और इनिशियल थी 100 जूल। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर आता है वो आता है 300 जूल। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 300 जूल जो है वो करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से जो एनर्जी है यहाँ से इतना इंक्रीज हुई है। एट व्हाट टेम्परेचर विल द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर बी मिनिमम। देखिए वाटर जो होता है ये ऐसी ये एक लिक्विड है, और इसमें क्या होता है कि जब टेम्परेचर को राइज करते हैं तो इसकी सरफेस टेंशन जो है ये कम हो जाती है। तो जो है वाटर की सरफेस टेंशन जो है मिनिमम होगी 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हाईएस्ट टेम्परेचर पे इसकी जो सरफेस टेंशन है वो कम होगी, मिनिमम पूछा है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ 2 वाटर ड्रॉप्स आर 1 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सेस प्रेशर इनसाइड देम। तो देखिए वाटर ड्रॉप जो होता है ये वाटर ड्रॉप है, तो इसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर होता है डेल्टा P, ये होता है 2T डिवाइडेड बाई R। T सरफेस टेंशन है, R जो होती है रेडियस ऑफ द वॉल होती है। तो फर्स्ट केस का जब हम लेते हैं, फर्स्ट जो वाटर ड्रॉप है इसमें क्या होता है, ये होता है 2 और यहाँ पे आता है टेंशन, और जो रेडियस है वो है 1 सेंटीमीटर। मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने की, तो ये आ गया 1। और डेल्टा P2 जो है सेकंड वाटर ड्रॉप जो है उसमें आ गया 2T और डिवाइडेड बाई R। R क्या है यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर। तो जब मैं इन दोनों का रेशियो लूँगा तो क्या आएगा, डेल्टा P1 डिवाइडेड बाई डेल्टा P2। तो यहाँ से आ जाएगा 2T डिवाइडेड बाई 1 और डिवाइडेड बाई 2T डिवाइडेड बाई 1.5। तो यहाँ से आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हमको नज़र आ रहा है वो आ रहा है सी ऑप्शन, 3:2 का रेशियो इसमें देखने को मिलेगा। ये देखिए क्या क्वेश्चन कहता है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग सोडियम लाइट 6000 एंगस्ट्रॉम 100 फ्रिंजेस आर सीन इफ अनदर कलर लैम्डा इज इक्वल टू 3000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड, देन फाइंड द नंबर ऑफ फ्रिंजेस। देखिए मान लीजिए कोई वेवलेंथ है। अब देखिए मैं एक यंग्स डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि जो फ्रिंजेस होती है
एक पर्टिकुलर लेंथ तक, मान लीजिए पर्टिकुलर लेंथ है और पर्टिकुलर लेंथ मान लीजिए मैं कहता हूँ x है, और ये फ्रिंज विड्थ होती है यहाँ से यहाँ तक की। तो अगर एक वेवलेंथ की लाइट यहाँ से आ रही है, एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम यूज़ करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो लेट अस से जो फ्रिंज विड्थ है वो बीटा है और ये जो डिस्टेंस है x है, तो मैं ये कह सकता हूँ जो बीटा है वो होता है लैम्डा डी डिवाइडेड बाई डी। तो जो x डिस्टेंस में कितनी फ्रिंजेस हैं वो आ जाएगा n बीटा। तो n 1 कर देता हूँ, इसको बीटा 1 कर देता हूँ। तो ये जो x है दैट इज इक्वल टू n1 कितना है यहाँ पे 100 फ्रिंजेस मिली मेरे को, और जो बीटा 1 है वो है लैम्डा 1 डी डिवाइडेड बाई डी। उसी तरीके से जब मैंने वेवलेंथ बदल दी तो ये डिस्टेंस तो सही रही, वो सेम डिस्टेंस है, बट जो फ्रिंज है वो मान लीजिए n2 हो गई उसी विड्थ में, और यहाँ पे आएगा लैम्डा 2 और मल्टीप्लाइड बाई डी डिवाइडेड बाई डी। तो जब इन दोनों को बराबर करेंगे तो हम क्या आएगा 100 लैम्डा 1 डी डिवाइडेड बाई डी, और दैट इज इक्वल टू n2। लैम्डा 2 की मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे 3000 और d डिवाइडेड बाई डी। तो लैम्डा 1 जो है वो 6000 है, तो ये आ जाएगा 100 इंटू 6000 डिवाइडेड बाई 3000, तो दैट इज इक्वल टू n2। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 200 फ्रिंजेस। तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन आता है ये बीज नज़र आता है, दैट इज इक्वल टू 200। 200 फ्रिंजेस सीन होगी, 200 फ्रिंजेस देखी जाएगी। अगर मान लीजिए मैं सोडियम लाइट यूज़ करता हूँ तो ये 6000 एंगस्ट्रॉम की अगर है तो 100 फ्रिंजेस आएगी, और अगर मैं दूसरी कलर की लाइट यूज़ करता हूँ 3000 एंगस्ट्रॉम की तो उसी विड्थ में 200 फ्रिंजेस देखने को मिलेगी। तो ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है 200। Two plates are at potential minus 10 volt and plus 30 volt. If the separation between the plates is 2 centimeter, then find the electric field between them. देखिए दो प्लेट्स है, दो प्लेट्स में क्या है, एक माइनस 10 वोल्ट है और एक प्लस का 30 वोल्ट है, और इन दोनों को जो है सेपरेट किया हुआ है 2 सेंटीमीटर से, ये 2 सेंटीमीटर है। और क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या होता है, ये होता है V डिवाइडेड बाई डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये डेल्टा V है रादर, चेंज इन पोटेंशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल जो है मैं करूँगा 30 और माइनस ऑफ माइनस 10, और जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की है 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻², ऐसा यूनिट में मेरे को कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा ये 40 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे आएगा 100, तो यहाँ पे आएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ से जो आंसर आएगा ये आएगा 2000। ये इस तरीके से 2000 वोल्ट पर मीटर में आएगा, क्योंकि इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर ही चुका हूँ और ये ऑलरेडी वोल्ट में दिया हुआ था, तो वोल्ट में इस तरीके से आएगा वोल्ट पर मीटर। तो इस तरीके से 23 का जो ऑप्शन है वो ए नज़र आता है। देखिए अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि इफ रेड लाइट इज रिप्लेस बाय ब्लू लाइट इल्यूमिनेटिंग द ऑब्जेक्ट इन ए माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की बात है, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो देखिए रिजॉल्विंग पावर जो होती है माइक्रोस्कोप की, ये प्रोपोर्शनल होती है 1/लैम्डा। लैम्डा जो है वेवलेंथ है, लैम्डा वेवलेंथ है, और ये क्या होता है रिजॉल्विंग पावर बढ़ती जाती है जैसे जैसे वेवलेंथ जो है वो कम होती है। अब जो लैम्डा रेड है, जो लैम्डा रेड होती है, ये क्या होती है कि ब्लू जो होता है, ब्लू से बड़ी होती है वेवलेंथ। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि जो रिजॉल्विंग पावर है रेड के लिए तो कम होगी, और जो ब्लू है उसके लिए ज़्यादा होगी। तो यहाँ से अगर हम रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जब हम रिप्लेस कर देंगे ब्लू लाइट से तो इट विल इंक्रीज, रिजॉल्विंग पावर विल इंक्रीज। तो इस तरीके से ये आंसर यहाँ पे नज़र आता है। अब ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा हमको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। इन गैसेज ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल फाइंड द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट Cp एंड Cv। तो देखिए Cp क्या होता है डायटोमिक गैस के लिए, जो Cp होता है ये होता है F/2R, और जो F होता है Cv जो होता है ये होता है F/2R,
और ये होता है F/2 + 1R। और डायटोमिक गैस है तो इसका मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल के बताता हूँ आपको क्या है। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाता है यहाँ से 3 × 2 - 1, तो यहाँ पे आ जाता है 5। तो जब CV की हम बात करेंगे तो CV आ जाएगा यहाँ से 5R/2, और जो CP की अगर हम जब बात करेंगे तो ये आ जाएगा 7R/2। जो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट है ये आ जाएगा CP/CV, दैट इज इक्वल टू 7R/2 और डिवाइडेड बाई 5R/2। तो यहाँ से आ जाएगा 7/5, और 7/5 का मतलब होता है 1.4। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्ट याद हो आपको कि भाई CP 7R/2 है, CV 5R/2 है, तो उस तरीके से भी आप डायरेक्ट करके इसको कर सकते हैं। मैंने थोड़ा कैलकुलेशन करके आपको निकाल के बताया कि ये किस तरीके से होता है। क्या है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है ये होता है 3A - B, तो उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। ये नंबर ऑफ एटम्स है, B नंबर ऑफ बॉन्ड्स है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ये जो हमने पूरा जो पेपर है और सॉल्यूशन है वही इस कंप्लीट बुक में दिया हुआ है। इसके अलावा 52 पेपर्स है, आप इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं, और बाकी दोनों बुक्स भी आप थ्योरी और न्यूमेरिकल्स के लिए रेफ़र कर सकते हैं। तो होप आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो यहाँ 2018 का जो पेपर 1 है इसके दोनों पार्ट हमने डिस्कस कर दिए हैं। आगे की वीडियोज़ में हम 2018 के बाकी के पेपर्स लेके आएंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।